लाइफ इज नॉट अबाउट प्रोफेशन ओनली। लोग बोल रहे कि डिज़ाइनर्स का जॉब जाने वाला है। एआई आपके पप्पू प्लम्बर को या मगन मिस्त्री को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये डिज़ाइनर होते हैं ना, ये लोग बाबा होते हैं। ये लोग कुछ भी पहन सकते हैं। ये कल धोती पहन के भी आएगा। पिंटरेस्ट से पहले मैं सोचूं तो एकता कपूर होती थी। होता है ना कि वो उनकी सीरीज आती थी कि उसमें वो रूम्स दिखाते थे, तो क्लाइंट बोलते थे मुझे वो वाला रूम ऐसा ही डिज़ाइन करके देना। आई वुड से आई एम अ ट्रैवलर, बट मैं बहुत बड़ा एक्सप्लोरर You हूँ। can say you are a traveler. How many countries you been? I have been to not less than 40 countries, I So guess. you are traveler. प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे कुछ विजुअलाइज किया है वो नहीं हो पाता एग्जीक्यूशन, तो व्हाई इट हैपन्स? व्हाट इज द मेजर रीजन? डिज़ाइनिंग इज 35% एंड एग्जीक्यूशन इज 65%. होता क्या है कि डिज़ाइनिंग तो कोई भी कर सकता है. इफ़ यू सी सम मॉन्यूमेंट समथिंग, तो वो आर्किटेक्ट का नज़रिया क्या होता है, किस तरीके से देखते हो? 90% ऑफ द क्लाइंट्स दे डोंट नो व्हाट दे वांट. जब सवाल पूछते हैं तब उनको मालूम पड़ता है वो हाँ, ये तो हम लोग ने सोचा ही नहीं था कभी. हेलो एंड वेलकम टू द भारतीय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक इंटीरियर डिज़ाइनर है शो पर, और वो अपनी फ्रेटर्निटी में काफ़ी जानी मानी हस्ती है। उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स वैसे तो जीते हुए हैं। रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 25 विजनरी इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिला है, जो कि एक इंडिया लेवल का, एक नेशनल लेवल का अवार्ड है। और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स किए हुए हैं, काफ़ी अलग अलग डिज़ाइनिंग्स की हुए हैं, लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली। और वो एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम उनसे जान सकते हैं, सीख सकते हैं। सो आइए मिलते हैं मयूर मेहता से, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। हेलो सर, वेलकम टू दी भारतीय पॉडकास्ट। थैंक यू. सो मयूर जी, अपार्ट फ्रॉम इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर, उसके अलावा अगर मैं पूछूं कि मयूर मेहता कौन है, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? जनरली मैं डिस्क्राइब ऐसा करता हूँ मेरी सेल्फ को, कभी भी कोई पूछे कि आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन एंड अ ट्रैवलर बाय पैसन. तो ट्रैवलिंग मेरा पैसन है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग मेरा प्रोफेशन है, जो मैं दिल से ट्राई करता हूँ दोनों को मैं बहुत अच्छे से जीऊँ और जानूँ. पहले थोड़े से जनरलाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की मैं बात करूं, तो व्हाट आर द जनरल प्रॉब्लम्स दे फेस एवरी डे? इंटीरियर डिज़ाइनर्स का अगर आप देखो तो ओवरऑल एक प्रोफेशन ये है कि जहाँ पे आपको बहुत छोटे से छोटे लेबर से लेके बहुत बड़े से बड़े क्लाइंट तक सबको हैंडल करना होता है. इसके बीच में सब लोग आ गए, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अपने सप्लायर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट की पूरी फैमिली होती है. तो हमारे प्रोफेशन में एक डे टू डे बेसिस का जो हमारा टास्क रहता है, दैट इज़ टू कम्युनिकेट विथ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पीपल. वो हमारा एवरीडे टास्क रहता है. देन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्लाइंट्स बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके आते हैं, एजेंसीज बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके आती है, टीम मेंबर्स बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं. वो हर एक चीज़ को रिजॉल्व करना ये हमारा एवरीडे टास्क होता है. और डिज़ाइनिंग में ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग इज़ एन एवरीडे टास्क, बट उसके लिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे भी बहुत सारा बियॉन्ड चीज़ें होती है डिज़ाइनिंग में. नहीं, डिज़ाइनिंग का एक छोटा सा सेक्शन लेंगे हम आगे। अगर मिथ्स की बात करो, व्हाट आर द मिथ्स? अगर जो जनरल क्लाइंट्स है, जो जनरल लोग हैं, उनके माइंड में इंटीरियर डिज़ाइनर्स को लेके क्या क्या मिथ्स होते हैं? सबसे बड़ा मिथ अगर कोई है कि डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है कि जो कोई भी कर सकता है. काफ़ी बार लोगों को ऐसा लगता है कि पिंटरेस्ट में हम लोग ने डिज़ाइन देख लिया तो उसको हम लोग कैसे भी इम्प्लीमेंट करके कॉन्ट्रैक्टर को दे के उससे हम लोग काम करवा सकते हैं. लेकिन वो भी एक मिथ है, वो नहीं हो सकता है. दूसरा, जो न्यू कमर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो कम एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, उनसे भी काम करवा के हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, जैसा एक बहुत एक्सपीरियंस डिज़ाइनर आपको दे सकता है. वो भी एक मिथ है. ये टेक्निकली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि टेक्निकल नॉलेज बहुत मायने रखता है. अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कैसे कम्युनिकेट करना, कैसे सब चीज़ को एक्यूमुलेट करके अच्छे से काम करवाना, वो अगर आपके पास एक बोलते हैं ना, गुजराती में बोलते हैं आवड़त ना हो ना, तो ये काम ना था. सो जो न्यू कमर होते हैं उनके पास वो आवड़त नहीं है. तो ये मिथ है कि किसी से भी काम कराया सकता है, तो मैं ये सोचूंगा कि वो काफ़ी बार पॉसिबल नहीं होता. और अभी जैसे आपने पिंटरेस्ट की बात की, तो अभी तो क्लाइंट लेके आते होंगे कि ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए। पहले क्या होता था? पिंटरेस्ट से पहले मैं सोचूं तो एकता कपूर होती थी. होता है ना कि वो उनकी सीरीज आती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, प्रेरणा, ये वो सब. तो चीज़ें क्या होती थी उसमें, वो रूम्स दिखाते थे. तो बैकग्राउंड में एक बहुत अच्छा रूम है, तो क्लाइंट बोलते थे मुझे वो वाला रूम ऐसा ही डिज़ाइन करके देना. तो पिंटरेस्ट से पहले तो एकता कपूर थे हमारे पास. अच्छा, अभी पिंटरेस्ट की बात कर ही रहे, तो पिंटरेस्ट आपको क्या लगता है, ज़्यादा पेनफुल है या ज़्यादा हेल्पफुल है? इट इज़
अ हेल्पफुल टूल, क्योंकि क्लाइंट है ना बहुत क्लियरली, पहले क्या होता था, पहले डिस्क्राइब करते थे, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे मेरे रूम का व्यू ऐसा चाहिए, मुझे लुक ऐसा चाहिए, फील ऐसा चाहिए। वो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बार हम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, मुझे 50 इमेज ऐसी भेज दो जो आपकी चॉइस की हो, तो अपने आप में आपका टेस्ट समझ जाऊंगा। तो क्योंकि डिज़ाइनिंग इज समथिंग कि हम लोग को हर एक क्लाइंट के टेस्ट के हिसाब से करना पड़ता है, तो हमारे लिए एक अच्छा टूल हो जाता है कभी कभी। हाँ, इट इज़ पेनफुल समटाइम्स, बट मैं मेरे क्लाइंट्स को बहुत क्लियरली बोल देता हूँ कि जो भी पसंद है वो पहले भेज दो आफ्टर डिजाइनिंग, या तो मीनवाइल जब साइट का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तब हम लोग इतना एंटरटेन नहीं करते हैं, सच बताऊँ तो। रीज़न ये है कि वो पूरी प्रोसेस को बीच में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर देता है, और मुझे वो पसंद नहीं है डिसबैलेंस होना, क्योंकि एक फ्लो में काम चलता है, वो बहुत मज़ा हाँ आता है वो काम एग्जैक्टली, करने में। पूरा थीम कलर सब कुछ अगर यस। चेंज करे तो वो और दूसरा पॉसिबल नहीं ये हो भी है ना पाता। कि हमारे जब हम लोग 3D बनाते हैं उससे पहले उन लोग ने रेफरेंस भेज दिए। 3D बनने के बाद हमारा 3D टू मैचिंग रेशियो इज़ 100%, तो हम लोग को ऐसे भी कोई फिर चेंज का गुंजाइश ही नहीं रहती एक तरीके से बताऊँ तो, क्योंकि हर चीज़ हमारी एज़ पर 3D चल रही होती है, तो उसमें वो चांसेस कम हो जाते हैं काफ़ी बार। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कोई क्लाइंट है जो अलग अलग रूम्स है, से 4 BHK है, चारों रूम का अलग अलग थीम लेके आता है, जो कि ओवरऑल डिज़ाइन में देखने जाए तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वैसे केस में क्या करते हैं? आई ट्राई टू बैलेंस इट, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट को हमेशा एक चीज़ रहती है, अगर आपका घर मैं क्लासिकल बना रहा हूँ तो पूरा घर घर को थोड़ा ना थोड़ा क्लासिकल मैं कुछ ना कुछ दूंगा, ताकि वो फील मैच हो, कि ट्रांजिशन जो बोलते हैं ना, स्पेस का ट्रांजिशन, मैं एक रूम में से दूसरे रूम में जाऊँ तो फील इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो हो, भले एक रूम क्लासिकल बना दिया जाए, एक रूम बहुत कंटेम्प्रेरी, एक रूम फ्यूज़न है, एक रूम चिल्ड्रन रूम है, लेकिन अल्टीमेटली एक जो पूरे घर का जो एक फील होना चाहिए ना, जब हम लोग घर में घूम रहे हैं, तो वो हम समाव मैच करने की ट्राई करते हैं कि फील कभी भी मरे नहीं हमारी। तो थ्रेशोल्ड क्या रहता है यूजुअली हर एक का? मेरा खुद का भी एक थ्रेशोल्ड है कि एक लिमिट तक हम क्लाइंट को समझाते हैं कि ये नहीं अच्छा लगेगा, फिर एक लिमिट आती है कि नहीं, अब वो नहीं ही मान रहे तो फिर लेके जाओ जो चाहिए वो, तो वो आपका थ्रेशोल्ड क्या है? मैं ये नहीं करता हूँ। रीज़न मैं क्लाइंट को बहुत क्लियरली समझा देता हूँ कि देखो, मैंने आपकी हर चीज़ रिस्पेक्टफुली सुनता हूँ, समझता हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो कुछ चीज़ों के लिए मुझे अननेसेसरी फ़ोर्स इसलिए मत करिए, क्योंकि मेरे पास विज़न है। एंड प्रोडक्ट मैं जानता हूँ कि कैसा बन के आएगा। अगर इसके अंदर आप इतना इंटरफेरेंस रखोगे, आई रिस्पेक्ट योर आइडियाज़ और आपके इनपुट्स होते हैं वो, लेकिन समहाउ अगर वो किल करेगा, अगर वो नहीं जाएगा बराबर से, तो मैं उसका काफ़ी बार क्लाइंट को ना भी बोल देता हूँ, और इट इज़ नॉट बैड सेइंग नो समटाइम्स। आई फील दैट। एग्जैक्टली। अगर जनरली बात की जाए तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है? इंटीरियर डिज़ाइनर्स सोसाइटी में एक एस्थेटिकल वैल्यू तो ऐड करते ही हैं बाय डिज़ाइनिंग समथिंग न्यू, बट अगर इंटीरियर डिज़ाइनर्स डिज़ाइनिंग के साथ में अगर क्लाइंट को नई लाइफस्टाइल दे सकता है, तो विच इज़ अ गुड पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन थिंग। रीज़न आप सोचो कि छोटे घर से बड़े घर में कोई बंदा आता है, कुछ पुराने एरियाज से नए इंटीग्रेटेड सिटी के अंदर के नए एरियाज से जो अपग्रेड हो रहे हैं वहाँ पे आता है, तो अगर उसको अपग्रेडेशन के साथ अगर लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी आप दे सकते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अ डिज़ाइनर, कि वो आप क्लाइंट के लिए वो काम कर सकता है उस तरीके से भी। मैं एक बार आपसे मिलने आया था, तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज़ के यू आर अ वेरी गुड मैनेजर। सो व्हाट डू यू थिंक, आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट की अगर बात की जाए इन योर पर्टिकुलर फील्ड, हम्म। सो हाउ डू यू सी इट? मैनेजमेंट हर चीज़ में नेसेसरी है। मैंने हर बार मैं मेरी टीम को बोलता हूँ, मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ, मेरे काफ़ी पॉडकास्ट में मैंने बोला हुआ है कि मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो डिज़ाइनिंग खाली डिज़ाइनिंग नहीं है, डिज़ाइनिंग तो कोई भी कर सकता है। जैसे अभी अपनी बात हुई कि फ्रेशर्स भी बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट है तो आप वर्चुअली बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हो। अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा है तो मुझे रोज़ साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा है तो मैं इंडिया में कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, मैं दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग वर्क्स वर्चुअली, क्योंकि उसमें आपके इनपुट्स बहुत निकल जाएंगे और आपके एफर्ट्स बहुत चले जाएंगे, लेकिन उसके सामने आउटकम नहीं मिलेगा। सो बीइंग अ गुड मैनेजर, आई फील कि इट इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल? आई वुड से मैं सब चीज़ें अपने पे लेने से ज़्यादा लोगों को डिवाइड करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं हर चीज़ मैं ही करूँगा वो वाला, मैं कभी भी अंदर से मेरा ये अप्रोच नहीं रहता कि हर चीज़ मैं ही कर लूँ। मैंने टीम है मेरे पास, हर बंदों का ड्यूटीज़ फिक्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स है, तो व्हाई नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर एक्सपर्टीज़, और उनको जो चीज़ दी गई है उनके ऊपर वो 100% करेंगे, वो मैं सोच के उनके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। दैट इज़ समथिंग कि मैं सोचता हूँ कि मैनेजमेंट में विच इज़ वेरी नेसेसरी। सो मैनेजमेंट की ही मैं अगर बात करूँ तो गिव मी 3 रूल्स यू फॉलो। Never take everything on yourself. Never neglect any small thing.
एंड ऑलवेज कीप ट्रैक ऑन योर सिस्टम इफ़ इट इज़ वर्किंग और नॉट। ये 3 चीज़ें ऐसी है कि जो आपको लॉन्ग रन में आपकी प्रैक्टिस को, आपकी चीज़ों को, कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, वो खाली इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए नहीं जाता है, क्रिएटिव फील्ड के लिए भी नहीं जाता है, वो हर फील्ड के लिए नेसेसरी है ये 3 चीज़ें। करेक्ट। आपने इनिशियली सीए से स्टार्ट किया था, देन यू यस। लेफ्ट इट। तो व्हेन यू स्टार्टेड डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, व्हेन यू स्टार्टेड, उस टाइम पे क्या इनिशियली क्या प्रॉब्लम्स, क्या तकलीफ आई थी? मेरे पापा सीए थे। मैं मेरे सोलो कास्ट में भी ये चीज़, मेरी एक स्टोरी बोल चुका हूँ कि मैंने सीए स्टार्ट किया था, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैंने सीए छोड़ दिया। लेकिन जब इनिशियल स्टेज पे मुझे बीकॉम में कर रहा था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कॉलेज कर रहा था, फिर ऑफिस में बोलते ना कि नॉलेज लेने के लिए जा रहा था, फिर कॉलेजेस का काम करता था, तो ये जो ओवरऑल टाइम फ्रेम था वो तो मेरे लिए क्रिटिकल था ही। उसके बाद में जब मैं फील्ड में एक्चुअली आया, उस टाइम पे पापा सीए थे, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में था नहीं। तो होता क्या था कि रेफरेंस से ही पूरा चलता है बिजनेस, क्रिएटिव फील्ड वो आपको मालूम है। करेक्ट। तो वो रेफरेंस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ती थी, विच आई फेल्ट कि इट वाज नॉट दैट बिग फॉर मी, क्योंकि मुझे पैशनेटली मैं कर रहा था ना वो चीज़ें, तो मुझे फील नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। लेकिन अगर मैं अभी आज पीछे जा मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार कितनी मेहनत कर ली सही में। यहाँ पहुँचने तक मैंने बहुत ज़्यादा खुद की सेल्फ को बहुत चैलेंज किया है मैंने, वो मैं आज फील कर रहा हूँ। हाउ डिड यू लैंड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? मेरा खुद का एक घर बन रहा था उस टाइम पे जब मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग शुरू किया। तो वो घर में मैं एक-एक चीज़ बैठ के देखता था कि ये पीओपी वाला चैनल कैसे फिट कर रहा है, सीट कैसे फिट कर रहा है, कारपेंटर प्लाई कैसे काटता है, उसको कीली कैसे मार रहा है, उसको स्क्रूइंग कैसे कर रहा है, उसके ऊपर फिनिशिंग मटेरियल कैसे डाल रहा है। तो ये चीज़ें देखते-देखते मैं बहुत सीखा, फिर पढ़ भी रहा था, तो अल्टीमेटली थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में टेक्निकल नॉलेज भी मेरे साथ बढ़ रहा था। तो पहला प्रोजेक्ट ऐसा मिला था कि कोई मेरा घर देखने आया था और उन्होंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो मुझे भी मेरा घर बनाना है। एक काम कर, तुझे तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, एक काम कर मेरे लिए तू भी मेरा एक घर बना ले। तो उस तरीके से मेरी शुरुआत हुई थी और मेरे मेरे सीनियर्स की हेल्प लेके वो घर बनाया था, विच वॉज अ गुड प्रोजेक्ट। पैसे भी मिले थे, तो पहली बार अगर मिले थे या कमाए थे? कमाए थे, एक्चुअली नहीं कमाए नहीं, थे। मिले थे एज इन सिर्फ खर्चा निकला था या यू नहीं एक्चुअली नहीं, अर्न? आई एक्चुअली अर्न बिकॉज उस टाइम पे तो ये था ना कि नॉलेज का अर्निंग वाज हाँ नीडेड। पैसा तो हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम पे तो वही रहता है ना। वही है। लेकिन या इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। आज भी मुझे वो मेरा पहला प्रोजेक्ट याद है, कितना मैंने मेहनत किया था, क्या किया था, कैसे मैं जाता था, हर चीज़ मुझे याद है आज भी। और जो आपके प्रोफेशनल जर्नी का जो टर्निंग पॉइंट बना, वो कौन सा प्रोजेक्ट था? एक प्रोजेक्ट था, पेंट हाउस मिला था मुझे आउट ऑफ नोवेयर। वो कोई क्लाइंट के रेफरेंस से ही आया था। आज तो मुझे उसकी स्टोरी भी याद नहीं है, लेकिन वो पहला प्रोजेक्ट ऐसा था कि जिसमें बोलते हैं ना कि जितने अवेलेबल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज होते हैं ना, वो हर चीज़ मैंने यूज़ की थी। मतलब आई गिव इट माई ऑल एंड एवरीथिंग, कि मैं इतना रिसर्च कर रहा था मार्केट में कि क्या नया मटेरियल अवेलेबल है, कैसे है, क्या है इसमें, मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या नया ट्रेंड चल रहा है। और उस टाइम पे इंटरनेट और इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट बहुत एकदम इनिशियल स्टेज पे था, तो वहाँ से भी बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिलते थे। तो वो सब इकट्ठा करके जब मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था ना, दैट वाज समथिंग कि मैं आज भी सोचता हूँ, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। जस्ट बिकॉज लाइक यू गेट इन टू द रिसर्च पार्ट मोर, या फिर कोई और रीजंस भी थे? रिसर्च करके, इंटीग्रेशन करके, और वो प्रोजेक्ट को मोर देन एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छा बना के जो मैंने ओवरऑल नॉलेज गेन किया। और ये प्रोजेक्ट क्या है ना, बहुत अच्छी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। वो क्लाइंट ने मुझे ऐसा बोला था, पहले प्रोजेक्ट देते तो क्लाइंट क्या बोलते हैं कि हमारे इनॉग्रेशन में 1000 लोग आएंगे, सब लोग देखेंगे, बहुत अच्छा काम करना, सब लोग देखने वाले हैं, फिर आपकी पब्लिसिटी वहीं से होगी। वो बंदे ने इनॉग्रेशन ही नहीं रखा। और उसने मुझे रीज़न क्या बताया मालूम है? उन्होंने ये बताया कि मेरा घर इतना अच्छा बना हुआ है ना कि मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता अभी, क्योंकि बताऊंगा तो कॉपी हो जाएगा, और मुझे कॉपी नहीं करवाना मेरा घर। मुझे ये घर जीना है और मैं अभी इनॉग्रेशन नहीं कर रहा हूँ। और वो लिटरली उसने इनॉग्रेशन कैंसिल करके ऐसे ही रहने लगा था वो बंदा। दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। Yes. सो लेट्स डिस्कस कि हाउ मैनी थिंग्स यू आर इनटू। फर्स्ट आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हो, विच इज़ ऑब्वियस। आप आर्किटेक्चर में भी हो, देन यू आई थिंक लाइटिंग डिज़ाइनिंग भी आप करते हो, एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। Yes. व्हाट इज़ लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में किस पार्ट में आप पार्टिसिपेट करते हो?
सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ माय मेजर। आर्किटेक्चर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पे हम लोग हमारे ऑफिस से ही सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आई हैव जस्ट स्टार्टेड, उसमें अभी मेजर इज़ फर्नीचर डिज़ाइन फॉर मी। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग और चीज़ों में भी आने की ट्राई करेंगे, लेकिन फॉर नाउ आई फील कि फर्नीचर इज़ माई मेजर इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। लाइटिंग डिज़ाइनिंग मेरा शौक है, मेरा फ्यूचर है। मैं लाइटिंग डिज़ाइनिंग सीखने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं उसमें जाने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा बहुत लाइटिंग टेक्निकली रिज़ॉल्व करके और सब चीज़ें करके अभी के लिए तो खुद के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन इन फ्यूचर इट विल बी अ वेरी बिग प्रोफेशनल टर्न अराउंड जो होगा। डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन का जो पार्ट होता है, एक डिज़ाइनिंग है जो ऑफिस में बैठ करके हो सकता है, कहीं से भी कर रहे हो आप, और एक एग्जीक्यूशन है जो ऑन स्पॉट ही होता है। जैसे अगर यूएस का है तो यूएस में ही हो रहा है, इंडिया का है तो इंडिया में ही हो रहा है। तो लोकली और इंटरनेशनली इन दोनों का डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या वेरिएशन आता है? ओवरऑल प्रोसेस में देखें तो अगर प्रोजेक्ट सूरत में है तो टीम वहाँ पे अल्टरनेट डे, वीकली वंस और एवरी डे, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट जाते हैं। नेशनली होता है तो हम लोग महीने में एक बार जाते हैं, इंटरनेशनली होता है तो मैं साल में 2 या 3 बार प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ। तो अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो अगर वो लोकल प्रोजेक्ट होता है उसमें तो उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। डिज़ाइनिंग में तो ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट एक जैसा होता है, अगर कहीं पे भी हो उसमें एफर्ट्स इक्वली लगते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन में यस, एफर्ट्स थोड़े कम लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डे टू डे व्हाट्सएप अपडेट्स, टेक्निकल डिस्कशन, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल्स, ये वो कॉन्फ्रेंस कॉल, ये तो सब चलता ही रहता है। तो इट इज़ अगर देखें तो फिजिकल खाली प्रेजेंस नहीं होता, बाकी वर्चुअल प्रेजेंस तो हमारा ऑब्वियसली हर जगह पे सेम ही रहता है। सो उसमें जो प्रोसेस है वो सिर्फ मतलब प्रेजेंस का ही डिफरेंस आता है। यस, प्रेजेंस का डिफरेंस है, लेकिन ऑब्वियसली कोरोना ने हम लोग को इतना तो सिखा ही दिया है कि वर्चुअली हाँ। भी काम हो सकता है। तो आई फील कि वो अभी इतना मेजर हमारे लिए हेडेक जैसा नहीं रहा। तो यूएस में आपने आई थिंक स्वामीनारायण मंदिर जो है सबसे बड़ा वो डिज़ाइन किया था। नो, इट इज़ एन इस्कॉन टेम्पल, सो इट इस्कॉन इज़ द टेम्पल, बिग, सॉरी। इट इज़ द बिगेस्ट बिल्ट इस्कॉन टेम्पल ऑफ यूएसए, जो पार्सिपेनी करके सिटी है न्यू जर्सी के बाजू में, वहाँ पे बन रहा है अभी। एंड दैट इज़ बिग प्रोजेक्ट फॉर अस इन यूएसए, और बाकी भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। बाकी है बट वही हाँ, we ऑब्वियसली cannot काफ़ी discuss। काफ़ी एनडीए भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऑन कैमरा बोलना एक तरीके से आई डोंट फील गुड अबाउट इट। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ों की बातें So मैं tell me दूसरे about पॉडकास्ट this में भी कर project, चुका हूँ। this Mandir project. How did it happen? How did it came to you? What was the challenges? क्या सीखा? क्या नया इनपुट दिया उसमें? सो इस्कॉन टेम्पल का प्रोजेक्ट अगर सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं मालूम कहाँ से आया था। आउट ऑफ नोवेयर मुझे एक मेल आया था जो मेरे इनबॉक्स में पड़ा हुआ था, जो मैं नहीं पढ़ पाया था, रीज़न बीइंग मैं ट्रैवल कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच किया कि सर आई हैव सेंट यू एन ईमेल, प्लीज़ चेक इट एंड रिवर्ट अस बैक। तो वहाँ पे मैंने देखा तो उन्होंने लिखा था कि इस्कॉन टेम्पल बनाना है यूएसए में, और उसके लिए वी लाइक योर डिज़ाइंस और मुझे कंसल्टेंसी चाहिए। तो मैं तो पहले तो एक बार ये सोचा कि इस्कॉन के नाम पे लोग फ़ोन करके चंदा इकट्ठा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बोला ऐसा ही कोई फ्रॉड ना हो मे बी। तो उनके साथ मैंने फिर एक व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसके अंदर उन्होंने मुझे बताया पूरा प्रोजेक्ट, उनकी पीपीटी पूरी शेयर की, आर्किटेक्चर ड्राइंग शेयर की। उन्होंने मुझे फिर दूसरे वीडियो कॉल के अंदर पूरी साइट दिखाई, तब जाके मुझे सही में विश्वास हुआ कि हाँ ये प्रोजेक्ट एक्चुअल है। और उसके बाद में फिर हमारे मल्टीपल ऑन कॉल डिस्कशंस हुए, काफ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, काफ़ी डिस्कशंस हुए जूम कॉल पे, प्रेजेंटेशन हमारे हुए। उसके बाद में हम लोग फाइनली ये प्रोजेक्ट ले पाए, और वो लोग इतने खुश थे हमारे इनिशियल प्रेजेंटेशन से कि उन्होंने ये बोल दिया कि बस यू आर गोइंग टू डू इट, दैट्स इट। फिर मैंने कभी उनको पूछा भी नहीं कि भाई आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला था, लेकिन हाँ एक मेल था और एक व्हाट्सएप था, उसी से वो प्रोजेक्ट आया था मेरे पास। Say if there is a new designer जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं इंडिया में रह करके, डिज़ाइनिंग किया whatever, किस तरीके से वो अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से वो उसे हासिल कर सकते हैं? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अगर आप बहुत फ्रेशर हो या इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको अप्रोच करना ही नहीं चाहिए पहले तो। इट रिक्वायर्स वेरी डीप टेक्निकल नॉलेज, इट रिक्वायर्स वेरी गुड कम्युनिकेशन, इट रिक्वायर्स योर क्लैरिटी, इट रिक्वायर्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन। अगर वो आपके अंदर नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो आपको अप्रोच करना ही नहीं चाहिए। और अगर आपके पास आया हुआ है कि आपके रेफरेंस से खाली आपको मिला हुआ है, तो आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए एक ऐसे बंदे से जो ऑलराउंडर हो, जिसको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो। उसके अलावा आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट इंटरनेशनल अगर आपके पास आए तो उसको ऐसे ही जस्ट फॉर डिज़ाइनिंग आपको हाथ में लेके नहीं करना चाहिए। इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द क्लाइंट्स, इट विल गिव अ वेरी
टफ टाइम टू यू ऑल्सो, क्योंकि ये इजी नहीं है। ये मैंने देखा हुआ है। जब मैं यूएस गया था, मेरी एक साइट पे प्रॉब्लम्स आए थे, ऐसा मुझे बोला गया कि प्रॉब्लम्स है और मुझे यूएस बुलाया गया। मैं यूएस जाके देख रहा हूँ तो कुछ प्रिंट आउट से उनके पास अवेलेबल नहीं थे, और वो कॉन्ट्रैक्टर गोरा था, उसने ये बोला कि सर ये प्रिंट आउट अगर मेरे को पहले मिल गए होते ना तो आपको आने की ज़रूरत ही नहीं थी। और वो प्रिंट आउट किसने नहीं निकाले थे, प्रिंटिंग स्टेशन वाले ने नहीं निकाले थे। वो गलती की वजह से मुझे यूएस जाने को मिला था पहली बार ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई मीन। तो इतनी सी चीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, इतनी सी चीज़ की वजह से भी आ सकती है। बस सेट ऑफ ड्राइंग्स तो आपके एक्यूरेट थे, लेकिन कुछ प्रिंट आउट मिसिंग होने की वजह से ऑन साइट ये चीज़ हुई, मिसकम्युनिकेशन प्रिंटिंग स्टेशन और कॉन्ट्रैक्टर वाले के बीच में था, और क्लाइंट बीच में वो सिचुएशन में था कि इसको रिजॉल्व कैसे करे। तो उसकी वजह से भी जाने के लिए मुझे क्लाइंट ने इंस्टेंटली बताया कि आपको आना है। लेकिन अगर ऐसी सिली चीज़ें होती है तो फिर आप बोलते ना कि एक फ्रेशर या एक नया बंदा होगा ना, वो बहुत बौखला जाएगा, हैंडल ही नहीं कर पाए। हैंडल ही नहीं कर पाएगा। अगर जैसे सी अब हम लोग तो यहीं पे बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं। से फॉर एग्जांपल आपको यूएस का कुछ काम आता है, अफ्रीका का आता है, कहीं का भी, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, लोगों के सोचने का तरीका डिफरेंट है, डिज़ाइन को लेकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें, उनकी फ़िलोसॉफ़ी, उनकी डिज़ाइन फ़िलोसॉफ़ी, वो सारी चीज़ें कैसे समझ पाते हो? मतलब जैसे मैं मैनेजमेंट की आपको बात कर रहा हूँ ना, तो वी हैव अ स्टैंडर्ड सेट एसओपी। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो दुनिया के कोई भी कोने से प्रोजेक्ट क्यों ना आए और कोई भी कल्चर वाले बंदे का क्यों ना आए, वी फॉलो द सेम एसओपी फॉर एवरीवन। हम लोग का एक गूगल फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं, उसके लिए रेफरेंसेस के ऊपर टिक मार्क करवाते हैं उनके से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मेरे सिर्फ शेयर एंड सॉल्व सेशन में करता हूँ बातें, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं कि मैं वो सब चीज़ों के लिए बात कर पाऊँ। लेकिन ऑब्वियसली एक मैनेजमेंट स्किल जो आपने अपनी पहले बात की, एक स्टैंडर्ड एसओपी, और उसकी वजह से एक बोलते हैं ना कि इनिशियल स्टेज पे ही क्लाइंट की काफ़ी सारी चीज़ें 80 to 85% चीज़ें हम लोग को क्लियर हो जाती है, और उसके बाद इट इज़ ईजी फॉर एनीथिंग। और अभी तो क्या है कि इतने इतने सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट कर लिए, तो अभी तो वो ब्लड में आ गए, वो बोल सकते हैं अपने। प्रोसेस की बात करें, डिज़ाइनिंग प्रोसेस या बिजनेस प्रोसेस की पूरी बात करें जिसमें डिज़ाइनिंग एक पार्ट है, तो व्हाट इज़ योर प्रोसेस फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट्स? इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे लाइटिंग का प्रोजेक्ट हो, चाहे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट हो, चाहे आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट हो, हम लोग का जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, पूरा एक फ़्लो चार्ट है हमारा, जो फ़्लो में ही काम हम लोग एवरी टाइम करते हैं। जैसे हर कोई डिज़ाइनर को आप पूछोगे तो हर एक बंदे का फ़्लो चार्ट अलग ही है, मतलब एक ही होता है एक तरीके से। तो अंदर से देखो तो सब सेम ही है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेना, उनको समझना, उनके घर में उनकी क्या लाइफस्टाइल ये देखना, वो ये सब चीज़ें एक तरीके से देखें तो हमारी प्रोसेस में काफ़ी बार नहीं भी होता है। अगर वो बंदा कोई पिछड़े इलाके में रह रहा है अभी आज सूरत के, और उसका घर जाके मैं देखूँ और वही लाइफस्टाइल, तो उसको देने नहीं वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं क्या आज काम कर रहा हूँ, क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे उसको बेटर लाइफस्टाइल दे पाऊँ, कैसे उसको अच्छा घर दे पाऊँ, कैसे एस्थेटिकल वैल्यूज़ के साथ में मेंटेनेंस फ्री घर बनाना। भाभी का पहली बात होती है, मैंने मेंटेनेंस करता आवड़તું નથી, अथवा मैंने बहुत टाइम लागे मेंटेनेंस करवा में वो आपता नहीं। तो वी ऑलवेज ट्राई टू कीप दैट इन माइंड कि भाई कम से कम मेंटेनेंस हो, उनको सर्विसेज इतनी रिजॉल्व होनी चाहिए कि उनको हर बार प्लम्बर को बुलाना, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, हर टेक्निकल चीज़ों के लिए मेंटेनेंस चालू रहे, वो चीज़ के ऊपर हम लोग बहुत फोकस करके काम करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमारा फ्लो चार्ट जो बता रहा है उसके हिसाब से वी हैव सेट स्टैंडर्ड्स, और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली वो वेरी होता है काफ़ी टाइम, लेकिन अल्टीमेटली अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हो तब देखें तो इट वर्क्स वेरी वेल एट द एंड। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू लाइक, जो पॉइंट टू पॉइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं या कंप्लीट फ्रीडम देते हैं? आई लाइक चैलेंजेस। अभी उसमें क्लाइंट ने क्लियरली बताया है या क्लाइंट को हम लोग को क्लियर करना पड़ता है, या तो क्लाइंट हम लोग बीच में क्लियर होने के बाद वापस कंफ्यूज हो जाता है, कोई भी तरीके के क्लाइंट हो, लेकिन अल्टीमेटली एक चैलेंज होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। काफ़ी बार ना क्लाइंट मुझे पूछते हैं, अरे सर तुम्हें तो आटला मोटा डिज़ाइनर हो, या तो आप इतने बड़े डिज़ाइनर हो तो आप तो सर्टेन लेवल के नीचे के प्रोजेक्ट तो लोगे ही नहीं। तो मैं क्लाइंट को हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, सी बजट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। हाँ, ऑब्वियस है कि आज इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मैं चाहूँगा कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा करूँ, और क्योंकि वो हमारा ब्रेड एंड बटर से भी ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम होती है, जो हम लोग दोनों तरीके से उसको बहुत अच्छे से फुलफिलमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर चैलेंज है आपके प्रोजेक्ट में, भले वो 5 लाख का है या 50 लाख का है या 50 करोड़ का है या 500 करोड़ का है, लेकिन प्रोजेक्ट में अगर कुछ चैलेंज है, हम लोग को लगता है कि हम लोग को कुछ नया करना है और कर सकते हैं, तो हम लोग वो प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एडमायर करते हैं, और वो चैलेंज को भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं हर तरीके से। सो इंडियन क्लाइंट्स के लिए जब कुछ भी आप डिज़ाइन करते हो, वेदर इट
लाइक ऑफिस हो, घर हो, तो उस वक्त पे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है? इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन कल्चर, तो डाइवर्सिटी बहुत है इंडियन कल्चर में। काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी सारी लाइफस्टाइल्स हैं, काफ़ी सारे उनके ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो सब चीज़ों को बहुत डिटेल में हम लोग को समझना पड़ता है। जैसे आप देखो कि जैन क्लाइंट हो या हिंदू क्लाइंट हो या मुस्लिम क्लाइंट हो, हर एक की रिलीजियस रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूँ वो भी अलग होती है, उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत अलग होती है। तो एवरी टाइम जो मैं आपको बता रहा था कि फ्लो चार्ट और ये स्टैंडर्ड प्रोसेस, ये वो सब चीज़ें हर बार 100% मिल रही है या 100% फुलफिल हो रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि 90% ऑफ द क्लाइंट्स, दे डोंट नो व्हाट दे वांट। उनको हम लोग पूछते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चनर्स हमारे होते हैं, जब सवाल पूछते हैं तब उनको मालूम पड़ता है, ओ हाँ, ये तो हम लोग ने सोचा ही नहीं था कभी। तो एक ये चीज़ होती है। दूसरा, कल्चरल डिफरेंस बहुत है, जैसे मैंने बताया। तो कल्चरल डिफरेंस में क्या होता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग को हमारी रिक्वायरमेंट है, किसी को मंदिर बहुत छोटा चाहिए, किसी को मंदिर बहुत बड़ा चाहिए, किसी के घर में मंदिर ही नहीं है, किसी को बाथरूम बहुत बड़े चाहिए, किसी को वॉक इन वार्डरोब बड़ा चाहिए, किसी को वॉक इन वार्डरोब की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, किसी को आइलैंड किचन पसंद है, किसी को रेगुलर किचन पसंद है, किसी को वॉश एरिया चाहिए, किसी को वॉश एरिया नहीं चाहिए, किसी को स्टोर रूम चाहिए, किसी को स्टोर रूम नहीं चाहिए, किसी को रेगुलर स्टोरेज में भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कल्चर टू कल्चर, क्लाइंट टू क्लाइंट, आई वुड से कि भाभी टू भाभी भी बहुत डिफरेंस करता है कि भाई एक ही जैन समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो या हिंदू समाज का हो, वो ऐसे नहीं होता है यहाँ पे काम। हर बंदे की खुद की एक अलग रिक्वायरमेंट है और हर बंदे की खुद की एक स्पेसिफिकेशन है, उसको हम लोग को बहुत फॉलो करना पड़ता है। तो इंडियन कल्चर इज़ डाइवर्सिफाइड, और उसी हिसाब से हम लोग को हमारी डिज़ाइनिंग में और हमारी प्रोसेस में भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है काफ़ी। और उसमें काफ़ी टाइम तो ऐसा भी होता है कि हम लोग को रिसर्च भी बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास एक बार आउट ऑफ नोवेयर हमारे पास पारसी क्लाइंट्स नहीं थे। एक पारसी क्लाइंट आया, उसने मुझे बताया कि हमारे घर में ऐसी-ऐसी चीज़ें कंपल्सरी है। सो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो एक मुझे याद आया, मेरा एक दोस्त है पारसी, मैंने उसके साथ मैं एक दिन कॉफ़ी पे गया, मैं उसको पूछा, यार तुम्हारे घर में कैसा होता है? तुम लोग कैसे रहते हो? तुम्हारी रिक्वायरमेंट कैसे होती है? मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझे ये रिक्वायरमेंट्स बताई और ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था और कभी मैंने बनाया ही नहीं है ऐसा। तो तू मुझे गाइड कर कि ओवरऑल लाइफ़स्टाइल तुम लोग की क्या होती है? तो उसने मुझे सापोर में उसके घर पे लेके गया था। वो पुराने लकड़े का स्ट्रक्चर, ये वो, फिर वहाँ पे फिर भी वो रिक्वायरमेंट जो आज क्लाइंट मांग रहा था वो सब वहाँ पे फुलफिल थी सैकड़ों सालों पुराने घर के अंदर। तो वो चीज़ मैंने देखी, तब मैं उनके लिए बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर पाया। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि एक मुस्लिम क्लाइंट का घर आया, तो अभी वास्तुशास्त्र, तो ऑब्वियसली उनका उनका वास्तु अलग बोलता है। वास्तु मतलब जो उनके धर्म में जो बोला जाता है कि इस तरह करेक्ट। से सोना, ये तरीके से करना, वो अलग था थोड़ा। हम्म। हमारे स्टैंडर्ड वास्तु को हम लोग वहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, तो वो भी एक चीज़ हमारे लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग को उसके ऊपर भी रिसर्च करना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि भाई हर इंडियन के लिए घर एक जैसा ही होता है, हर इंडियन के लिए एक ही तरीके की प्रोसेस काम करती है। और उसके सामने अगर इंटरनेशनली प्रोजेक्ट हम लोग करें, तो चाहे मैं वो दोहा में कर रहा हूँ, चाहे मैं यूएस में कर रहा हूँ, चाहे मैं अफ्रीका में कर रहा हूँ, चाहे दुबई में कर रहा हूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हूँ, चाहे जापान में कर रहा हूँ, क्लाइंट का बहुत क्लैरिटी के साथ अगर मैं चीज़ें देखूँ ना, तो उनकी समहाउ 10% चीज़ें खाली चेंज होती डिफरेंट है। होती है, बाकी सब बाकी सेम सब है। सेम जैसा ही होता है, क्योंकि यूनिवर्सली रिक्वायरमेंट्स, लाइफस्टाइल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सब एक ही चीज़ बोलते हैं। लेकिन इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कभी काम ही नहीं लगते। सोफ़ा मेरा 16 इंच पे हो या 18 इंच पे हो, वो क्लाइंट यहाँ पे डिसाइड करता है। और इटली के अंदर फिक्स है कि वो इतने ही इंच पे होना चाहिए। यहाँ पे इंडियन सिटिंग नाम की चीज़ भी है जो 10 इंच पे हम लोग को रखनी पड़ती है, और बेड होता है जो हम लोग स्टैंडर्ड 15 इंच पे रखते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट बोलते नहीं, हम लोग को पुराने स्टाइल का बेड चाहिए जो जिसके ऊपर हम लोग जंप करके बैठे। तो यहाँ में इंडिया में तो कोई स्टैंडर्ड्स की बात ही नहीं होती। यहाँ पे ना कल्चर की बात होती है, और यहाँ पे होती है खुद की स्पेशल रिक्वायरमेंट की तो बात है। इन अ वे इंडिया में धंधा करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, क्योंकि एवरीडे ज़्यादा प्रोसेस। सीखना पड़ता है ना, ज़्यादा सीखना नहीं, हाँ ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादा चैलेंजेस रिसर्च रहते जाता है, हैं, ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च। अलग अलग यस, टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स हैं। बट एक बार आप कर लेते हो फिर यू गेट यूज टू इट, तो इतना ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता। और ऑब्वियसली इंडिया में रह रहे हैं हम लोग, भी कल्चर देखते हैं, हम लोग भी काफ़ी दोस्त हैं हमारे अलग अलग धर्म के, अलग अलग तरीके के। तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ हर एक बंदों के बारे में कुछ ना कुछ तो जान ही रहे होंगे। इट इज़ नॉट दैट हार्ड, आई फील। एआई पे बात करें। प्लीज़ प्लीज़। हाउ इज एआई अफेक्टिंग योर फ्रेटर्निटी? लोग बोल रहे कि डिज़ाइनर्स का जॉब जाने वाला है। मैंने मेरे एक पॉडकास्ट में बोला था कि एआई आपके पप्पू प्लम्बर को या मगन मिस्त्री को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो डिज़ाइनिंग में ऑब्वियसली एआई
हेल्प करता है आपको विजुलाइज कराने में, आपको अच्छा रिजल्ट देता है, आपके लेआउट को बहुत अच्छे से रिफाइन करने में, लेकिन एग्जीक्यूशन की जब बात आती है ना, तब वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है कि एआई आपको इतना ज़्यादा हेल्प कर पाए। ऑब्वियसली दे विल गिव यू चेक पॉइंट्स, चेकलिस्ट दे पाएगा आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, कैसे करनी है, लेकिन एक्चुअल फील्ड पे उतर के उन लोग को काम नहीं करना होता है, वो हम लोग को करना होता है। तो एआई आपके लिए डिज़ाइनिंग में हेल्पफुल टूल रहेगा, लेकिन आई डोंट फील कि वो कभी भी ऑन साइट प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे वे में रिजॉल्व कर पाएगा। और अगर उसने रिजोल्यूशन दे भी दिया तो उसको करवाने के लिए एआई इज़ नॉट कैपेबल इनफ। तो आई फील कि एआई अभी उतना हम लोग के फील्ड में इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, आगे जाके अगर आपको वर्चुअल रियलिटी आपको दिखाने में, स्पेसिस को अच्छे से विजुलाइज कराने में, आप वीआर जो डिवाइसेस आने वाले हैं उसके अंदर अच्छे से चीज़ों को देख पाओ, आपका रियल एग्जांपल्स, क्योंकि अभी हम लोग क्या होता है कि 2D 3D स्टिल फोटोग्राफ्स देखते हैं 2D के बाद में, लेकिन इन फ्यूचर यू विल सी योर स्पेस अलाइव, कि आपके आंखों के सामने वो स्पेस इंटरेक्ट भी बनी कर हुई, इंटरेक्ट पाओगे। कर पाओगे, उसमें चल पाओगे, उसको देख पाओगे, उसके अंदर वॉक थ्रू कर पाओगे। लेकिन आई फील कि राइट नाउ इट इज़ नॉट अ स्टेज कि जहाँ पे एग्जीक्यूशन में एआई आपको हेल्प करेगा। और अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हो, आपकी सिस्टम अच्छी है, आपका विज़न अच्छा है, तो आपको एआई कभी बीट कर ही नहीं सकता, क्योंकि एआई को भी ऑब्वियस है कि प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे। अगर प्रॉम्प्ट देने के लिए आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो हाउ विल इट बी पॉसिबल टू एआई फॉर कि जो आपके लिए काम करेगा। AI is a tool. AI is not a solution. AI is not a substitute. AI is not समथिंग कि जो किसी भी फील्ड को रिप्लेस कर पाए। हाँ, ऑब्वियसली जो काम 10 लोग कर रहे थे वो कल उठ के एआई की वजह से 6 लोगों में या 5 लोगों में हो पाएगा। लेकिन आई नेवर फेल्ट अभी एआई यूज़ करने के बाद कि ये कभी भी हमारे फील्ड में किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। हाँ, ऑब्वियस है कि आपको हेल्पफुल टूल है, आप उसको इस्तेमाल करो, आप उसके अंदर से अच्छी विजुलाइजेशन लो, अच्छे आइडियाज़ लो, लेकिन अल्टीमेटली एआई इज़ नॉट गोइंग टू डू कैन वी से एनीथिंग इट्स फॉर मेनी इट्स ईयर्स। इंटरेक्टिव इंटरेस्ट? एआई इज़ नॉट एन इंटरेक्टिव इंटरेस्ट अभी के लिए, क्योंकि अभी क्योंकि पिंटरेस्ट आई में आप, डोंट थिंक इतना ज़्यादा अभी इट्स देयर। हाँ, क्योंकि प्रॉम्प्ट देते हो तो इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। अगर मैं पिंटरेस्ट में कुछ लिखूं कि मुझे ये चाहिए, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, मल्टीपल सिंगल स्क्रीन पे मिलते हैं। एआई में क्या होता है, प्रॉम्प्ट देते हो, वो एक इमेज देता है, वो अगर अच्छा नहीं है तो वापस प्रॉम्प्ट दो, वो करेक्ट। अगर सही नहीं है तो वापस प्रॉम्प्ट दो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो पिंटरेस्ट इज़ एन ईजिएस्ट टूल राइट नाउ, बट एआई अभी के लिए आई डोंट फील कि वो इंटरेक्टिव पिंटरेस्ट के जैसा भी काम कर रहा है। आपने बीच में बोला ना कि डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन, सो हाउ डू यू से इट, डिज़ाइनिंग वर्सेस एग्जीक्यूशन? So designing is 35% and execution is 65%. होता क्या है कि डिज़ाइनिंग तो कोई भी कर सकता है, जैसे मैं बता रहा था, वो फ्रेशर हो, चाहे मिड एक्सपीरियंस पर्सन हो, चाहे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा हो। डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग कि जो आपको ऑफिस में बैठ के आपकी स्क्रीन पे करना होता है, उसमें आप टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रख के एक बार डिज़ाइनिंग तो कर लोगे, लेकिन एक्चुअल टेक्निकलिटीज़ को ध्यान रख के, जो प्रॉब्लम साइट पे आ रहे हैं, जो टेक्निकल इश्यूज साइट पे आ रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो ओवरऑल आउटकम ऑन साइट, ऑन पेपर से लेके ऑन साइट जो देना होता है, वो एग्जीक्यूशन का पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी ये 50-50 भी होता है, लेकिन फॉर लग्जरी प्रोजेक्ट्स, फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स, इट गोज़ लाइक 35-65, क्योंकि वहाँ पे डिज़ाइनिंग तो आपका होता है, लेकिन इतने सारे लग्जरियस मटेरियल जो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत क्रिटिकल टू यूज़ है, उनको साइट पे इंटीग्रेट करना, यूज़ करना, उसको बहुत एफिशिएंटली उसकी आउटकम और एस्थेटिकल वैल्यूज़ बाहर निकाल के लाना, जो बोलते हैं ना निखार लाना, वो एग्जीक्यूशन का पार्ट है। आपके जो यूजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डिज़ाइनिंग टू एग्जीक्यूशन, देन एग्जीक्यूशन में जो फीडबैक आता है तो वापस से डिज़ाइनिंग पे वो फोर्थ एंड बैक जो होता है, तो वो आपका ज़्यादा होता है या फिर यू ट्राई टू मेक थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू द प्लान? किस तरीके से वर्क करता है? मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती ना, तब तक मैं एग्जीक्यूशन करवाता ही नहीं हूँ। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारा 3D टू मैचिंग ऑन साइट जो रेशियो है वो 100% है। अगर 3D में, डिज़ाइनिंग में, टेक्निकल ड्राइंग्स में जो एरर पकड़े जाते हैं, हम लोग पहले ही उसको रिजॉल्व कर देते हैं। फिर होता है ना कि 5% एरर जो है, जो ऑन साइट कंडीशन के हिसाब से, वो तो आप लोग को ऑब्वियस है कि वो साइट पे थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन फिर भी जो हम लोग ने विजुलाइज किया था, जो हमारा 3D है, उसी के हिसाब से वो चीज़ों को रिजॉल्व करके हम लोग एस्थेटिकल वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते हैं। तो वो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छे मैनेजर हो, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, तो वो प्रॉब्लम बाद में जाके नहीं आता है। हाँ, ऑब्वियसली ये आप जो बता रहे हो, 60-70% लोगों को ये प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन जो 30% लोग हैं जिनको ये चीज़ें बाय
हार्ट हो चुकी है, उनको ये प्रॉब्लम आजकल आई डोंट फील कि आता होगा। नॉट नेसेसरीली यू, किसी और के भी प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे कुछ विजुअलाइज किया है वो नहीं हो पाता एग्जीक्यूशन, तो वाई इट हैपन्स, व्हाट इज़ द मेजर रीज़न? लेक ऑफ क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी आपके अंदर थी ही नहीं और आपने ऐसे ही 3D में रख दिया है, अगर क्लाइंट का वो विज़न था ही नहीं, क्लाइंट की वो रिक्वायरमेंट्स थी ही नहीं, और आपने खाली एस्थेटिकल वैल्यूज़ को ध्यान में रख के कुछ चीज़ें विजुलाइज करके उनको दे दी, साइट कंडीशन कुछ और थी और आपने 3D में कुछ और दिखाया हुआ है, बीम की पोजीशन सही नहीं है, कॉलम की पोजीशन सही नहीं है, सिल लेवल सही नहीं है, हाइट का प्रॉब्लम है, एसी आपने कुछ और दिखाया था, यहाँ पे कुछ हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर वो चीज़ें अगर आपके डिज़ाइनिंग के टाइम पे क्लियर आपने इंटीग्रेट नहीं की है आपके एस्थेटिकल वैल्यूज़ को लाने के चक्कर में, तो वो साइट पे 100% पॉसिबल नहीं होने वाला, वो ऑब्वियस है। तो अगर आपको हर चीज़ की क्लैरिटी पहले दिन से है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आई फील कि 80% लोगों के प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट बीच बीच में चेंज करवाता है, कुछ चीज़ें टेक्निकली चेंज होती है। काफ़ी बार स्प्लिट एसी पहले लिया था, अभी कैसेट एसी हो गया, पहले सेंट्रल एसी लिया था, अभी स्प्लिट हो गया, पहले कुछ और बाथ फिटिंग्स लिए थे, अभी कुछ और बाथ फिटिंग्स लिए हैं। तो हर चीज़ों की एस्थेटिकल वैल्यूज़ वहाँ पे चेंज होती रहती है, क्योंकि अगर आपने पहले क्रोम फिनिश का बाथ फिटिंग लिया और अभी आप गोल्ड फिनिश में जा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि उसका लुक चेंज हो जाएगा पूरा। तो ये चीज़ अगर पहले दिन से क्लियर होती है ना, तो आई डोंट फील कि 3D से रियलिटी में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। हाँ, ऑब्वियसली 5% चेंज इज़ देयर, लेकिन हम लोग तो वो ध्यान रखते हैं कि वो भी ना हो, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम लोग ने कोई पेंटिंग या कोई म्यूरल या कोई कर्टेन जो कलर का दिखाया हुआ है, हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा सिलेक्शन 100% उसको मैचिंग ही हो। हम लोग आर्ट वर्क भी हमारे 3D के फोटोग्राफ्स आर्टिस्ट को दे के बोलते हैं कि हम लोग को यही चाहिए, क्योंकि अगर हमारे 3D में वो है तो वो रियलिटी में भी आना चाहिए। करेक्ट। दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। तो उस अगर उतनी क्लैरिटी आपके पास है तो 3D टू मैचिंग अचीव करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी। लेट्स डिस्कस योर अदर पर्सनालिटी, द ट्रैवलर। ओह, माय फेवरेट पार्ट। हाउ डू यू डिफाइन इट? आई वुड से आई एम अ ट्रैवलर, बट मैं बहुत बड़ा एक्सप्लोरर You हूँ। can say you are a traveler. How many countries you have been? आई हैव बीन टू नॉट लेस देन 40 कंट्रीज आई So गेस। you are a traveler. आई एम अ ट्रैवलर, बट रिपीट भी बहुत कंट्रीज़ किए हुए मैंने, पासपोर्ट्स भी बहुत भर दिए, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को मैं दिखा के लाया हूँ। एक बार ऐसा हुआ था, मैं बहुत अच्छी एक स्टोरी आपको बताऊँगा। मैं गया था इंडोनेशिया, बाली जो लोग बोलते हैं, बाली में गया था एक बार। तो घूम के आया, उसके बाद में दोस्तों के साथ में एक जो हमारे में होता है ना कि एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप होती है बड़ी बड़ी ब्रांड के तरफ से, वो स्पॉन्सर्ड ट्रिप में हम लोग को बाली लेके गए। तो मुझे मालूम पड़ा बाली के आने के बाद वापस मुझे 15 दिन के अंदर बाली ही जाना है। अभी मैंने तो पूरा बाली देख लिया था। मेरे साथ में उस टाइम पे लगभग 12 से 15 डिज़ाइनर और थे। तो हुआ ये कि उन लोग की आइटिनरी में वो स्पेसेस थी नहीं जो मैंने बहुत अच्छी अच्छी स्पेसेस और प्लेसेस देखे हुए थे, जो बहुत नेचर से रिलेटेड थे और आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे, लेकिन वो उनकी आइटिनरी में नहीं थे। तो मैंने उनको बोला कि स्पेयर वन डे मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ, और उन लोगों को मैंने वो हिडन जेम्स जो बोलते हैं ना ट्रैवलर की लैंग्वेज में, वो मैंने उनको एक्सप्लोर करवाए। दे वर सो हैप्पी। उन्होंने ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि अगर मगर तू नहीं होता ना, तो हम लोग इंडोनेशिया का, बाली का ये पार्ट कभी देख ही नहीं पाते। तो इफ़ यू आर एन एक्सप्लोरर, तो आप बहुत अच्छे हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। आप आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन में हूँ, तो आर्किटेक्चर प्लेसेस के लिए भी मैं हंट करता हूँ। एंड जैसे आपने बताया और आपको मालूम है कि आई एम कॉफ़ी एंथुजियासिस्ट एज वेल, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ और बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस ऐसे भी ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं अच्छे से खा पी सकूँ। वेजिटेरियन हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल में वो भी प्रॉब्लम होता है, तो वेजिटेरियन फूड ढूंढना पड़ता है। आर्किटेक्चर प्लेसेस ढूंढता हूँ, हिडन जेम्स ढूंढता हूँ, और जो पब्लिक स्पेसेस होती है जहाँ पे हर यूट्यूबर जाता है, हर एआई बताता है, वहाँ पे तो मैं जाता ही हूँ। तो वो तो एक होता ही है, लेकिन एक्सप्लोरेशन इज़ समथिंग कि जो मुझे एज अ ट्रैवलर बहुत पसंद है। और मैं साल में 2 या 3 बार सोलो ट्रिप भी करता हूँ, ऐसे ही Why चला do you जाता do हूँ। it? Why do you like it? मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मुझे मेरी सेल्फ के ऊपर भी इतना ही काम करना चाहिए जितना मैं लोगों के लिए करता हूँ। क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर नहीं करते हो, अगर आप खुद से अंदर से एक्सप्लोरेशन भी ज़रूरी है जितना आप प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हो। बोलते ना ट्रैवल इज़ फॉर रिलैक्सेशन, मेरे लिए ट्रैवल कभी रिलैक्सेशन का ज़रिया था ही नहीं। मैं ट्रैवल करता हूँ प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने के लिए,
नई नई कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रेडिशंस को समझने के लिए और कंट्रीज़ को समझने के लिए, और उनके साथ में उनके गांव में जाके उनके साथ रह के उनकी लाइफस्टाइल समझने के लिए मैं ट्रैवल करता हूँ। अगर एज अ ट्रैवलर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं उसमें रिलैक्सेशन कभी ढूंढूंगा ही नहीं। अगर रात को 2 बजे कहीं पे शादी हो रही है कोई, मुझे याद है मैं गया था टर्की, और टर्की में एक जहाँ पे मैं रह रहा था एयरबीएनबी में, तो जो उसका होस्ट है ना उसके लड़के की शादी थी, और उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया था कि आप हमारे लड़के की शादी में आना। तो मैंने टर्की के अंदर उनकी शादी में पार्ट लिया, जो रात को 2 या 3 बजे तक हम लोग उसकी शादी में नाच रहे हैं, टर्किश कॉफ़ी पी रहे हैं, झूम रहे हैं, वहाँ के कल्चरल डांस हो रहा है, ये वो सब चीज़ें। तो वो हम लोग ने जिया उनके साथ में, मैं लिटरली उनकी शादी में पूरा जिया और पूरी प्रोसेस मैंने देखी हुई है। अगर ये कर रहा हूँ तो कहाँ से मैं आराम कर पाऊँगा? तो लोगों को लगता है कि मयूर जा रहा है ट्रैवल के लिए तो वो तो आराम करने के लिए जा रहा है। मैं कभी आराम कर ही नहीं पाता हूँ ट्रैवल के अंदर। अगर चाइना की बात करूँ, इटली की बात करूँ, जहाँ पे हम लोग फर्नीचर लेने के लिए नाउ एंड देन जाते ही रहते हैं, अभी महीने में 2 बार 3 बार चाइना भी जाना हो जाता है कभी-कभी। तो आपको क्या लगता है वहाँ जाके मैं क्या आराम करने जा रहा हूँ? ऑब्वियस है, दिन के 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर तक आप चल लेते हो, और मेरा एक वो अंदर का एक कीड़ा भी है, मुझे चलने का बहुत शौक है, तो मॉर्निंग में वॉक करने के लिए निकल जाता हूँ, खाली ऐसे ही खुली हवा में, तो 6-6 7-7 किलोमीटर वो चल लेता हूँ, उसके बाद भी 10-12 किलोमीटर मैं फर्नीचर की विंडो शॉपिंग करने में निकाल देता हूँ। तो इट इज़ अ टायरसम प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ट्रैवलिंग हमेशा रिलैक्सेशन के लिए होता है। उसको मैं बोलता हूँ स्टेकेशन, जो हर लोग बोलते हैं कि अगर मैंने स्टेकेशन अगर लिया हुआ है तो वो दैट इज़ फॉर रिलैक्सेशन। बट 95% टाइम मेरा ट्रैवल बहुत टायरसम होता है। और दूसरा मेरा सबसे क्रिटिकल पोर्सन पार्ट जो है ना, वो ये है कि कभी भी मैं ट्रिप से वापस आता हूँ ना, जैसे ही यहाँ पे मैं लैंड हुआ एयरपोर्ट पे, और मैं तुरंत फिर काम पे लग जाता हूँ। समझो 8 बजे मैं यहाँ पे आया, घर पे पहुँचा, नहाया धोया, वापस 9:30 बजे 10 बजे मैं साइट पे हूँ। तो मेरे लिए कभी भी ट्रैवलिंग कभी भी रिलैक्सेशन का ज़रिया रहा ही नहीं था। आपके हिसाब से ट्रैवलिंग ने आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप की है जो आपको प्रोफेशनली हेल्प कर रही है? जैसे मैंने बताया कि ट्रैवलिंग मैं जब करता हूँ तो आर्किटेक्चर प्लेसेस और जो बहुत अच्छे डिज़ाइन प्लेसेस हैं वो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। हाउ डू यू ऑब्जर्व इट? लाइक मैं नॉन आर्किटेक्ट गाय हूँ जो आर्किटेक्चर से बहुत दूर है। हाउ डू यू ऑब्जर्व इट? लाइक इफ़ यू सी सम मॉन्यूमेंट समथिंग, तो वो आर्किटेक्ट का नज़रिया क्या होता है, किस तरीके से देखते हो? अगर आप आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड से नहीं हो तो आप कल्चरल और जो उनका ट्रेडिशन है या तो उनका पास्ट है या तो उनकी जो हिस्ट्री है उससे रिलेट करना इज़ अ बेटर वे टू ट्रैवल। अगर मैं पेरिस जा रहा हूँ और मैं एफिल टावर के सामने खड़ा हूँ और खाली उसको देख के वो वाह कितना अच्छा है, और उसके सामने 2-4 फोटो पड़ा के कितना ऊँचा वापस है? आ गया, बहुत ऊंचा है। अगर उसके सामने में फ़ोटो खिंचवा के वापस आ गया तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू पेरिस। आप जाओ उसके ऑब्जर्वेशन डेक पे जाओ ऊपर, वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कॉफ़ी पियो। आप जाके डे के टाइम में, नाइट के टाइम में, जो टाइम में आप जा रहे हो वहाँ से सिटी कैसा दिखता है वो देखो। तो एडमायरेशन और एक्सप्लोरेशन खाली मॉन्यूमेंट का नहीं होता, वो उसके अंदर जो फील होती है ना उसका भी होता है। मुझे याद है मैं दुबई गया था बैक टू बैक, तो बुर्ज खलीफा के एट द टॉप लोग जाते हैं। तो एक बार मैं दिन में गया था और एक बार रात में गया था। तो लोग क्या बोलते हैं, एक बार तो जाके आया, अभी दूसरी बार जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मैंने मेरे दोस्तों को, जो दूसरी बार जब मैं गया था तब मैंने दोस्तों को ये बोला कि भाई मैं दिन में गया था, दिन में दुबई कैसा दिखता है ना फ्रॉम द टॉप मुझे मालूम है, लेकिन रात में कैसा दिखता है वो मुझे नहीं मालूम। तो मैं इस बार रात में देखना चाहता हूँ। रीड काफ़ी करते हो? यस, आई यूज़ टू रीड अ लॉट। अभी थोड़ा सा 1 साल से मुझे टाइम कम मिल रहा है, लेकिन मुझे बहुत बुक्स देख के मुझे बहुत ये फील होता है कि यार अभी कब वापस रीडिंग स्टार्ट करूँगा मैं। आपके हिसाब से मस्ट रीड बुक्स कौन सी है? व्हाट आर योर टॉप सजेशंस? पहले मैं 2 ऑथर्स की बात करूँगा जिनसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी। वन इज़ स्वेट मार्डन एंड सेकंड इज़ डेल कार्नेगी। उनकी कोई भी बुक आप उठा के पढ़ सकते हो, वो 18th और 19th सेंचुरी की ऑथर्स हैं। उन्होंने जो सेल्फ हेल्प के लिए लिखा था ना, आज तक वो कोई लिख ही नहीं पाया कुछ नया उससे। उन्होंने जो बोला हुआ था वो बहुत क्लियर था। अनदर अगर फ्रिक्शन की बात करो तो पाउलो कोएल्हो की कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो। मुझे उनकी जो बहुत अच्छी लगती है एक बुक, वो है 11 मिनट्स। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। बहुत अच्छे से उन्होंने नरेट की वो स्टोरी, उसकी लाइफ स्टोरी, और मैं वो बुक 2 दिन में पूरा पढ़ चुका था। मतलब इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि आप उसको कैप्चर करके रखता है आपको। उनकी कोई भी बुक पढ़ लो, पाउलो कोएल्हो इज़ समवन की जो उनकी बुक्स में आपको कैप्चर करके रखता है।
और अगर मैं एज अ डिज़ाइनर बात करूँ तो मैं एक ऑथर का नाम लेना चाहूँगा जो है पॉल आर्डन। पॉल आर्डन की 3 या 4 बुक मैंने पढ़ी हुई है और उनकी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है। इट इज़ वेरी गुड बुक। उनके टाइटल्स बहुत बड़े होते हैं तो मैं उसका नाम अगर बोलूँगा तो थोड़ा मिसप्लेस हो जाएगा। तो पॉल आर्डन करके ऑथर है, उनकी आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। एक अगर सेल्फ हेल्प फॉर डिज़ाइनर्स या क्रिएटिव पर्सन आप अगर आप मैं बात करूँ तो ऑस्टिन क्लेऑन करके एक ऑथर है, उसकी कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो। उनकी एक बुक है कीप गोइंग करके। अगर एक और चीज़ बताऊं जो सेल्फ हेल्प के लिए काम कर सकती है तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या तो लाइफ स्टोरीज ऑफ आप स्टीव जॉब्स पकड़ो, एलन मस्क पकड़ो या कोई भी इंडियन अपने जो वेल नोन पर्सनालिटीज़ थी उनको पकड़ो, तो उनकी बुक्स भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली स्टीव जॉब्स की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है और एलन मस्क की एक बुक मैंने पढ़ी हुई है, तो वो भी अच्छी है। अगर दूसरी मैं बात करूँ तो भगवद गीता का सार या तो भगवद गीता पूरी पढ़ना इज़ ऑल्सो वर्थ रीडिंग, क्योंकि उसमें जो लाइफ की वैल्यूज़, लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात की हुई है वो समझना बहुत ज़रूरी है, बीइंग इंडियन और बीइंग एनी काइंड ऑफ पर्सन। बट वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। जो चीज़ मैं आज अभी पढ़ रहा हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ जो है अंकुर वारिकू की बुक्स। वो अभी उनकी बुक्स में हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू लिव, हाउ टू मैनेज करके हर बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स वो उठाते हैं। तो मुझे उनकी बुक्स भी बहुत अच्छी समझ में आती है, क्योंकि उसके साथ में उन्होंने कैलकुलेशंस भी दी हुए हैं बुक्स के अंदर। तो वो कैलकुलेशन हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि रीडिंग करके आप कितना ही अचीव कर पाओगे। कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है, वो कभी कभी वो एक्सेल सीट्स आपको मेल करते हैं या तो उनके वेबसाइट से मिल जाते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप रीड कर रहे हो और उसके साथ में ये चीज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये बुक्स और ये लोगों को आज पढ़ना चाहिए। और आज की जेंजी पब्लिक, मैं बोलूँगा कि जेंजी लोग हैं, उनके लिए तो रीडिंग आज बोलते ना कि ज़्यादा ऑडियो बुक पे शिफ्ट हो गए ना। ऑडियो बुक पे शिफ्ट हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे कभी भी ऑडियो बुक इतनी पसंद आती है, क्योंकि लोग ड्राइविंग के टाइम पे या तो मोबाइल में कुछ और कर रहे होते हैं उस टाइम पे बुक ऑडियो बुक सुनते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। जो बुक्स आपको डिलीवर करना चाहता है वो फुलफिल हो ही नहीं पाता। तो उससे अच्छा है हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, एक बुक लेके अच्छे से बैठो, कॉफ़ी पियो या एक कॉर्नर में बैठो और अच्छे से वो बुक को पढ़ो, तो वो आपके जहन में बहुत अच्छे से उतरती है। क्योंकि बुक्स आर फॉर दैट ओनली, कि उसको आप समझो, जानो और उसके अंदर से क्या अच्छा है वो आप अंदर उतारो। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि फिजिकल बुक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, ऑब्वियस है, मैं खुद भी किंडल पे पढ़ता हूँ आजकल, तो किंडल इज़ ऑल्सो अ गुड मीडियम, बट ऑडियो बुक ना, इट्स अ स्टिल रीडिंग। या ऑब्वियसली आपके पास एक डिजिटल बुक्स का कलेक्शन है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन ऑडियो बुक का मुझे इतना आज तक मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं जगा उसके अंदर। क्या आपको लगता है अभी इंटीरियर डिज़ाइनर्स में या फिर आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट कल्चर होता जा रहा है? लाइक बहुत ज़्यादा हैवीली फॉर्मल ड्रेसेस, बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीक़ों से काम होने लगा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसा लगता है आपको? मैं ना लोगों को बोलता हूँ कि आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, और क्रिएटिव फील्ड में लोग अगर खुद के पहनावे के ऊपर इतना फोकस करेंगे और कॉरपोरेट फील और फॉर्मल फील देते हैं तो उसका कोई मेरे लिए तो सेंस नहीं बनता। क्योंकि मैं एक आपको स्टोरी बताऊंगा। मेरे क्लाइंट थे, उनकी फर्स्ट मीटिंग में मैं टी शर्ट पहन के गया था। तो क्लाइंट ने पहली बार तो कुछ नहीं बोला, जब दूसरी बार मैं गया तो मैंने टी शर्ट पहना था, मतलब हाफ स्लीव टी शर्ट जो रेगुलर होता है प्लेन कलर का। वो क्लाइंट ने मुझे ऐसा बोला कि आप ये टी शर्ट पहन के क्यों आते हो, आर्किटेक्ट्स कभी ऐसे नहीं होते। तो अगर आपको मेरा काम चाहिए तो टी शर्ट पहनना बंद कर दो और शर्ट पहनना चालू कर दो। मैं उनके सामने देख रहा था, तब देयर वर 2 पार्टनर्स, उसमें से एक पार्टनर ने ऑलरेडी मेरे साथ काम किया था। उन्होंने ऐसा बोला, वो क्लाइंट का नाम था बाबूजी। तो मेरे क्लाइंट ने बाबूजी को ऐसा बोला कि बाबूजी, ये डिज़ाइनर होते ना, ये लोग बाबा होते हैं, ये लोग कुछ भी पहन सकते हैं, ये कल धोती पहन के भी आएगा। उनके पहनावे के लिए हम लोग उनको पैसा नहीं दे रहे, या तो उनकी सर्विसेज हम लोग उनके टी शर्ट से नहीं नक्की कर सकते। उनकी क्रिएटिविटी क्या है, उनका विज़न क्या है, उनका अप्रोच क्या है प्रोजेक्ट के लिए, और वो क्या दे सकते हैं हमारे लिए, वो आप देखो, उनके पहनावे पे मत जाओ। तो दैट हेल्प मी अलॉट। मैं फॉर्मल्स में कभी मुझे लोग देखते नहीं है, मैं एकदम जेंजी स्टाइल लूज टी शर्ट्स एंड पैंट पहन के घूमता हूँ, डेनिम पहनता हूँ, एकदम कलरफुल कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि मैंने जो दुनिया देखी है, जो मैं दुनिया जाना हूँ, इतना घूमा हूँ,
तो कॉर्पोरेट कल्चर अगर आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप लेके आओगे तो बहुत मोनोटोनस जर्नी हो जाएगी। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करते रहो एज अ कॉर्पोरेट गाय, वो मुझे पसंद नहीं। हाँ, ऑब्वियसली वी हैव सिस्टम, वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग, बट मैनेजमेंट और सिस्टम के अंदर भी एक क्रिएटिविटी तो है ही इन्वॉल्व। तो क्रिएटिव लोग कैसे एकदम फॉर्मल में सूट बूट में एकदम पॉलिश किए हुए शूज़ पहन के जा सकते हैं? साइड पे जा रहे हो जहाँ पे डस्टी डस्ट है, प्लाई का लेके सीमेंट का डस्ट है, तो आपके जूते कैसे पॉलिश रहेंगे? ऑब्वियस है कि वो डर्टी हो जाएंगे, और वही तो आपका लुक है। तो ऑब्वियसली मैं इसके खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे पर्सनली फॉर्मल रहना पसंद नहीं है बिल्कुल। मैं इवन आपकी एकदम टीम में भी वैसा ही है, आपका पूरा टीम। जब मैं आया यहाँ पे, मैं देखा बाहर जो भी 25-30 लोग मेरे नज़र के सामने थे, एवरीवन वाज ड्रेस्ड डिफरेंटली और सब अपने हिसाब से ड्रेस्ड थे। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे देखो, लोग यहाँ पे 9-9 घंटा देते हैं खुद का। अगर ये 9 घंटे के अंदर ये लोग अगर समझो कि खुद की लाइफ फील ही नहीं कर पाएंगे, क्या ड्रेसिंग है, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और कॉर्पोरेट फील आएगा, तो वो लोग क्रिएटिव काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको उनको कंफर्ट जोन दो, उनको फ्रीडम दो, उनको फ्रीडम ऑफ थॉट्स दो, उनको फ्रीडम ऑफ एम्बियंस दो, तभी वो लोग क्रिएटिवली काम कर पाएंगे ना। क्योंकि डिज़ाइनिंग इज़ नॉट समथिंग कि जो मोनोटोनस हो। वो हर दिन नया होता है, हर स्पेसिस नहीं होती है, हर तरीका नया होता है, हर सोच नहीं होती है। अगर वो करना है तो आपको ऑब्वियसली खुद से ही अच्छा फील करोगे तो ही अच्छा दे पाओगे। तो आई नेवर फेल्ट कि एकदम कॉरपोरेट कपड़ों के और सूट बूट के साथ में और पॉलिश शूज़ के साथ में आप क्रिएटिव काम करो, या फॉर्मल फंकी कपड़े पहन के करो। इट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस टू मी। आपका ऑफिस कल्चर किस तरीके से है? वी फॉलो फ्रीडम, वी फॉलो फ्री कल्चर। लोगों को ऑब्वियसली आने और जाने का टाइम तो उनका फिक्स है, उनके वर्किंग आवर फिक्स है, लेकिन कोई भी तरीका हम लोग का ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर इतना दबाव हम लोग ने डाला हुआ है कि इतना तो आउटकम देना ही है, इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा। हम लोग कभी भी बर्डन नहीं देते हैं टीम को। हम लोग कभी भी उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं देते हैं कि ये काम तो आज हो ही जाना चाहिए। अगर कभी डिले होता है तो हम लोग क्लाइंट से बात कर लेते हैं कि सी देयर इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस में आज थोड़ा सा हम लोग को टाइम लग रहा है, हम लोग कल की जगह परसों डिलीवर कर पाएंगे। और क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट कि भाई क्रिएटिव प्रोसेस है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली हम लोग इतना प्रेशराइज़ नहीं करते। ओवर टाइम तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 9 घंटे दिमाग को कसा हो, और फिर आप उसको 10, 11, 12 घंटे तक खींचो तो कोई भी आउटकम इतना अच्छा आने वाला है ही नहीं ऑब्वियसली। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि फ्री कल्चर हो, लोगों को कंफर्ट ऑफ वर्क हो, और लोग फ्री फील करें। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन माई ऑफिस। हाउ इज़ द हायरार्की सिस्टम? सो हायरार्की इज़ ऑन द टॉप, आई एम देयर। मेरे नीचे डिज़ाइन हेड और एग्जीक्यूशन हेड है, प्रोजेक्ट मैनेजर कितने है। देर आर 1 डिज़ाइन हेड एंड 1 प्रोजेक्ट हेड। उसके नीचे सीनियर्स होते हैं, उनके नीचे जूनियर्स होते हैं, उनके नीचे फिर ट्रेनीज़ होते हैं, और हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है जो डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करते हैं, एचआर है, अकाउंटेंट है, ये सब लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं। तो हायरार्की इज़ वेरी सिंपल, आई एम एट द टॉप, और उसके नीचे 4 लोग ऐसे हैं जो मुझे डायरेक्टली इन्वॉल्व है मेरे साथ में डे टू डे वर्किंग में। उसके नीचे सीनियर्स, जूनियर्स, एंड देन रेस्ट ऑफ द टीम जो भी है। इज़ देयर समथिंग जो आप डायरेक्टली मॉनिटर करते हो? ईच एंड एवरीथिंग। वो तो उसमें तो कोई बांध छोड़ मेरे हिसाब से नहीं है। लाइक इज़ देयर सम पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस जो आप ज़्यादा जिसमें इन्वॉल्व होते हो? आई वुड सजेस्ट मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ऑफिस का हर चीज़ में, उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। आई वुड से कि प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन जो हमारे ऑफिस के ड्राइंग का, और जो ओवरऑल जो आउटकम निकल के आता है, वो जो है उसके ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि ड्राइंग कैसे जा रहे हैं, क्या डिटेल में ड्राइंग जा रहे हैं, क्लाइंट को समझ में आएगा कि नहीं, एजेंसी को समझ में आएगा कि नहीं, और जो बंदा लेके जा रहा है वो कैपेबल इनफ है कि नहीं क्लाइंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, या डिसीजन लेने के लिए, या टेक्निकल रिजोल्यूशन देने के लिए, या तो क्लाइंट की कोई भी क्वेरी को फुलफिल करने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर, लेकिन मैं हर जगह पहुंच नहीं पाता हूँ काफ़ी टाइम पे। तो अगर कोई बंदा मेरा है तो वो ऐसा बंदा होता है जो कैपेबल होता है। तो ये चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। पहले से इस तरीके का ही सिस्टम है, या यू आपने किसी चीज़ से सीखा या अडॉप्ट किया एंड यू कीप चेंजिंग, या उस किस तरीके से ये सिस्टम जो आज है वो इन प्लेस है? सर, मेरी खुद की ऑफिस को आज समझो 10 साल हो गए, और उसके पहले मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, और दूसरे 2 साल स्टडीज़, कुल मिला के 16 साल हो गए मुझे ये फील्ड के अंदर। तो जब मैं स्टडीज़ करके बाहर निकला तो मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स के अंडर में काम किया था। उसमें से एक जो मेरे गुरु हैं, जहाँ पे मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट उनके यहाँ पे रह के किया था। उनके यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छे थे, उनके यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता था, उनके यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स मुझे सीखने को मिली।
कैसे आपके डिज़ाइन को क्लाइंट को समझाना, रिप्रेजेंट करना, वो मुझे सीखने को मिला। वहाँ से मैं सीखा, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ से मैंने 100% ऑब्वियसली कहीं से भी आप सीख के नहीं आते हो। इसके बाद आपको इवॉल्व होना पड़ता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और उसके बाद में आप खुद की सिस्टम लेके आते हो, तब वो सिस्टम आपके लिए काम करती है। करेक्ट, क्योंकि किसी और की ऑफिस में कोई सिस्टम काम कर रही हो, वो नेसेसरी ज़रूरी नहीं नहीं है कि आपके मेरे यहाँ यहाँ पे भी काम करे। अगर मेरे यहाँ पे 40 लोगों की टीम है और वही सिस्टम 2 लोगों की टीम वाला बंदा इंटीग्रेट करने की ट्राई करेगा खुद के ऑफिस में, तो कभी वर्कआउट हो ही नहीं पाएगी। और मैं 2 बंदों वाली ऑफिस का सिस्टम मेरे ऑफिस में इंटीग्रेट करूंगा तो वो हो नहीं नहीं पाएगी। होता। तो जैसे ही टीम साइज इंक्रीज होती है, जैसे ही आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्रीज होते हैं, जैसे भी आपका जियोलॉजिकल एरिया बढ़ता है, वैसे आपकी सिस्टम इवॉल्व होती है, इंटीग्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा टेक्नोलॉजी भी है, आज एआई आ गया, जैसे आप देखो, या कोई भी चीज़ आ रही है, नए नए मैनेजमेंट के रूल्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, वो सबको भी आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसी हिसाब से आपको इवॉल्व भी होना पड़ता है। At the end of podcast, I usually ask this question. If there is somebody new who is planning to build a career in this particular fraternity, इंटीरियर डिज़ाइनर, तो उसके लिए आपके क्या सजेशंस होंगे? मैं एक चीज़, हर एक बंदा जो मेरे साथ जुड़ता है या तो मेरे सिर्फ शेयर एंड सॉल्व सेशन में भी आता है, उसको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, कभी भी डोंट गो फास्ट। एक तरीका होता है कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा के उसके अंदर आगे बढ़ने का। आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको बाकी सारी चीज़ें, क्लाइंट है, एग्जीक्यूशन है, वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट धीरे धीरे आता है जैसे जैसे आप समझते हो। तो इट इज़ नॉट अ प्रोसेस कि भाई आप बाहर निकले और सीधा इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गया, आपकी ऑफिस स्टार्ट हो गई, प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो गए। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। आपको बहुत अच्छे से पहले टेक्निकल नॉलेज से लेके एक्सपीरियंस लेने में टाइम देना चाहिए, उसके बाद में आप फील्ड में आओ, आप अच्छे प्रोजेक्ट करो, अच्छे माइलस्टोन्स क्रिएट करो, और उसके बाद में आगे बढ़ो। तो एक प्रोसेस है। फिर आप सोचो कि मैं कॉलेज से बाहर निकला, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया, अभी ऑफिस खोल लो, 10,000 की सैलरी में जॉब करने से अच्छा है खुद के प्रोजेक्ट करो और 20-30 हज़ार रुपये कमाओ। वो आज कमा लोगे आप, कल उठ के बड़े प्रोजेक्ट कैसे कर पाओगे? मैंने भी मेरी लाइफ के अंदर, जब मैं इनिशियली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो मैं भी कॉलेज के साथ में प्रोजेक्ट कर ही रहा था, लेकिन मुझे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए अभी कैपेबल नहीं हूँ। तो मैंने वापस जाके जॉब ज्वाइन की, जहाँ पे मैंने 2.5 लाख स्क्वायर फीट का काम किया, समझा, सीखा और प्रोसेस को खुद के अंदर लिया। तब मुझे मालूम पड़ा कि बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, क्या टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए, क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो मुझे पहले दिन से आता होता तो मैं सीधा फील्ड में आ जाता, और लेकिन मुझे मालूम है आ भी जाता तो इतना बड़ा नहीं हो पाता जितना मैं सीख के समझ के फिर आया हूँ ये फील्ड में। करेक्ट। इज़ देयर एनीथिंग दैट यूड लाइक टू डिस्कस जो मैंने क्वेश्चन ना किया हो या कुछ रह गया हो? हाँ, मैं एक चीज़ मेरी लाइफ से सीखा हूँ, ट्रैवलिंग से सीखा हूँ, रीडिंग से सीखा हूँ, और कॉफ़ी के एंथुजियाज़म में एज अ बरिस्ता सीखा हूँ। वो ये है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट प्रोफेशन ओनली, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टेंट लर्निंग। अगर ये सब चीज़ों में आप ध्यान दोगे, पैसा कमाना ईज़ी है ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आप पैसा कमा लेते हो ना, तब उसके बाद लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात सब लोग करेंगे, लेकिन मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात अभी नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो लोग करते ही हैं। लेकिन आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, आप डिज़ाइन फील्ड में क्या कर रहे हो, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो, और क्या आप खुद के लिए कर रहे हो, आपके सराउंडिंग में सब लोगों के लिए कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे शुरुआत से, जब आप किसी भी फील्ड में जाओ, जब आप यंग एज में या टीनेज में हो तब से, तो ये चीज़ें लाइफ में एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है कि यार पैसा कमाने के चक्कर में, करियर बनाने के चक्कर में मैं तो घूमा ही नहीं। मैंने 10 साल पहले ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था, टू बी वेरी प्रिसाइज 2010 में, 16 साल पहले मैंने पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था, और 16 साल में मेरा तीसरा पासपोर्ट अभी चल रहा है। आप समझो कि इतना सारा घुमा हूँ, इतनी सारे कंट्रीज़ रिपीटेडली विज़िट किए हुए हैं। उसके बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार दुनिया बहुत बड़ी है और आप उसके इतने छोटे से पार्ट हो। अगर आपको दुनिया को जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक आप अपनी खुद की सेल्फ को समझ ही नहीं सकते हो। आपको घर में बैठ के तो यही लग रहा होगा कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ। दुनिया में जाओ, बाहर जाओ, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोग कहाँ बढ़ चुके हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं, क्या उनके थॉट प्रोसेस है, क्या वो लोग सोचते हैं, समझते हैं, क्या वो लोग इंडिया को देख के बोलते हैं, क्या उन लोगों को देख के आप बोलते हो।
एक टाइम था जब हम लोग जाते थे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती थी इटली में या चाइना में, जहाँ पे हम लोग ट्रेड फेयर के लिए हर साल जाते हैं। आज आफ्टर सर्टेन पॉलिटिकल चेंजेस, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा, लेकिन सर्टेन पॉलिटिकल चेंजेस और ओवर द इयर्स हम लोग को रिकग्निशन मिला है। लोग हमको जानते हैं, लोग हमारे साथ अभी बातें करते हैं, हमारे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। मुझे याद है टर्की में पमुक्काले करके एक जगह है जहाँ पे हम्म, आपने देखा होगा, तो वाइट पूरा एक माउंटेन है जहाँ पे हाँ वाइट हाँ कलर हाँ। के वो छोटे छोटे पॉन्ड्स जैसे बने हुए हैं, हर एक पॉन्ड के अंदर पानी है, वो वाला। वहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ के टर्कीज पीपल हमारे सराउंडिंग में आ गए। हम लोग 4 या 5 दोस्त थे और हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने लगे। अगर आज इंडियन के साथ टर्कीज लोग सेल्फी खिंचाते तो वो एक चीज़ होती है ना कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि एज अ फॉरेनर हम लोग की वैल्यू क्या बनी है। तो अगर आप ये सब चीज़ें देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप कैसे खुद को मैं ही सब हूँ वाला फील कर सकते हो। हम्म। आज दुनिया घूमने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि मैं खाली एक एग्जिस्टेंस है मेरा, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूँ। ये दुनिया नहीं देखोगे, रीडिंग नहीं करोगे, खुद की सेल्फ को नहीं देखोगे, समझोगे ना, तो ये सब चीज़ें आपको कभी रियलाइज़ ही नहीं होगी। वेरी वेल सेट। सो before winding up, I think you are going to start the fifth thing by selling coffee or opening a cafe. ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, but I don't know. वो एक प्लान तो होगा, लेकिन बहुत फ्यूचर का प्लान है। I don't know because you क्योंकि are so much into the ऊपर आपने पूरा एक रूम बना के रखा है just for नहीं नहीं, आई brewing एम वेरी coffee. वेल लर्निंग। मुझे बहुत अच्छे से, मैं उसके अंदर अभी आई एम अ बिगिनर, बट हाँ बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ। होगा मे बी कभी कॉफ़ी बना के तो लोगों को पिलाऊंगा। कैफ़े बनाने की इच्छा तो है, लेकिन देखते हैं कि लाइफ कहाँ लेके जाती है। Let's see. Hopefully, या 100% आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कुछ अच्छा और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले और कुछ और नया कर पाऊँ। उससे भी बड़ी बात ये है कि हम लोग अभी मल्टीनेशनल डिज़ाइन कंपनी बनने की तैयारी में हैं। हम लोग काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ में खुद के सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ है जिसके ऊपर भी मेरा फोकस है और मैं उसके ऊपर अभी फोकस करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं इंडिया को और इंडियन डिज़ाइनर को और इंडिया की डिज़ाइन को हर जगह लेके जा सकूँ। I just मेरे को सिर्फ इतना लगा when we discussed कि क्या चीज़ें नहीं बता सकते. आई जस्ट विश कि काश मैं वो कुछ प्रोजेक्ट्स बता पाता, बट ना, इट देयर आर इज़ व्हाट इट इज़. सर्टेन प्रोजेक्ट्स जो एनडीए के इट अंडर इज़ में व्हाट है। इट इज़. या इट इज़ व्हाट इट इज़, आई व्हाट कैन नॉट इट इज़ डिस्कस इट ऑन द कैमरा और विद वर्चुअली। एनीवन. हाँ. मैं किसी से ये इसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ ऑब्वियसली एनडीए है तो आपको वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सो आई गेस होपफुली आपका टाइम का सही इस्तेमाल हुआ. बहुत ज़्यादा और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं रिकॉल कर पाया, मेरी लाइफ के काफ़ी सारे मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर पाया। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे आज बैठे बैठे बात करते करते मैं वो फ्लैशबैक में चला गया कि यार क्या मैं घूमा था, क्या मैंने देखा था, क्या मैं पढ़ता था, कैसा मैं था, कहाँ से मैं कहाँ आ गया, लाइफ में पहले क्या सोचता था, आज मेरी सोच कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। मैंने पूरी खुद की जर्नी को आज जिया है आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और बहुत बहुत आपका थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया। થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર। अब આમ જ બેસજો, ખાલી માઇકને પુશ કરો. મારી બાજુ મારી બાજુ પુશ કરો ને. બહાર કાઢો થોડું હજી ફ્રેમમાંથી. હજી કાઢો. બસ સ્માઇલ કરીને અહીંયા જોજો મારા થંભ પર. સ્માઇલ એકદમ ટટ્ટર બેસી જજો, થંબનેલમાં યુઝ થશે. ઓકે, એકવાર આ બાજુ જુઓ. સ્માઇલ. એકવાર હું બી આપી દઉં. ઓકે.